अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर के अंदर पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडेड आइसोलेशन पढ़ी। रीजंस क्या थे ब्रिटेन ने पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडेड आइसोलेशन अडॉप्ट की, वो कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से अबैंडन की, वो जर्मनी और ब्रिटेन के दरमियान रिलेशनशिप क्या बन रही थी आफ्टर जर्मन स्टेट बनने के बाद 1871 के बाद, जर्मन इंपीरियलिज्म, जर्मन एम्बिशंस फॉर ग्लोबल डोमिनेंस क्या थी, बोयर वॉर क्या थी, इंग्लैंड ने फ्रांस और जर्मनी के नॉट जर्मनी रशिया के साथ क्यों अलायंस किया, और ये अलायंस हुए 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड के अंदर, और 1914 में हमें पता है हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नज़र आ जाती है और ये जाती है 1918 तक। तो इस लेक्चर के अंदर हम पिछले लेक्चर से कनेक्ट करते हुए बातें आगे लेके चलते हैं। हम स्पेसिफिकली कॉजेज पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर और वर्ल्ड वॉर वन के क्या इफ़ेक्ट्स थे ब्रिटेन के ऊपर। ये पास्ट पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पे। हर क्वेश्चन में आप देखें तो कॉजेज पे लाजमी बात हुई हुई है, और कुछ में फिर उसके बाद इफ़ेक्ट्स का पूछा हुआ है और वॉज द वॉर इनएविटेबल, इस तरह के कुछ ओपिनियनेटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो पहली बात, मेजर कॉजेज क्या थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, मेजर भी पढ़ेंगे, और जिसने ये चेन इवेंट, किस इवेंट ने, वो पहले बता चुका हूँ लेकिन किस दोबारा बता दूंगा कि किस मेजर इवेंट ने ये वॉर शुरू की थी, हम उसको बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो कॉजेज क्या थे, सिस्टम ऑफ सीक्रेट अलायंसेस, कि हर स्टेट का किसी और स्टेट के साथ एक सीक्रेट अलायंस था। तो अगर एक स्टेट फॉर इंस्टेंस रशिया इन्वॉल्व हो रही है और उसका एग्रीमेंट फ्रांस के साथ है, तो फ्रांस ऑटोमेटिकली गेट्स इन्वॉल्व इन द वॉर। तो ये है हमारे सिस्टम ऑफ सीक्रेट अलायंसेस। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि 1902 में, 1904 में, 1907 में ब्रिटेन ने जापान, फ्रांस और रशिया के साथ जो है वो अलायंसेस बनाए थे अपने। लेकिन ब्रिटेन एंटर क्यों किया वॉर पे, कि एक 1839 ब्रिटेन एंटर इसीलिए किया वॉर में कि 1839 का उसका एक अलायंस था बेल्जियम और हॉलैंड की जो न्यूट्रलिटी है उसने उसको प्रोटेक्ट करना था, ये उसका पैक्ट था। तो जब वो वॉयलेट करता है जर्मनी, तो वो इस वजह से ब्रिटेन गेट्स इन्वॉल्व इन द वॉर। तो इन 1879 बिस्मार्क concluded an alliance with Austria-Hungary in case of an attack with Turkey, और 1892 के अंदर एक डुअल अलायंस वाज कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल अलायंस विद द जॉइनिंग ऑफ ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1879 में और 1892 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर और इटली के साथ अलायंस फॉर्म करता है कि अगर कोई भी रशियन अटैक हो तो ऑस्ट्रिया हंगेरिया और इटली जर्मनी की हेल्प करेंगे। सेकेंडली, हमने फर्स्ट नेवल लॉ और सेकेंड नेवल लॉ लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि किस तरह जर्मनी अपनी एक तरह से आर्म्स री आर्म अपने आप को कर रहा था। ग्लोबल डोमिनेंस अगर आपने क्योंकि कायम करनी है तो मिलिटरली और नेवल आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये बुक का भी हवाला है जिसका राइटर डिकिंसन है, बुक है इंटरनेशनल एनार्की asserts that the growth of armaments and secret alliances were not aimed at maintaining balance of power but actually to get better of the balance। कि जो रेस थी आर्मामेंट्स की अपने आप को आर्म करने की, वो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना उनके मुताबिक नहीं था डिकिंसन के। उसका उन आर्मामेंट्स का मकसद ये था कि वो उस बैलेंस को किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए और एक पावर अपनी हेजेमनी जो है ग्लोबल सिस्टम के ऊपर वो मेंटेन रखे। सेकेंडली, थर्डली, नारो नेशनलिज्म, the confiscation of Alsace and Lorraine by Germany and occupation of Bosnia and Herzegovina by Austria-Hungary। अब ऑल्सिस, एल्सिस एंड लॉरेन, ये जो दो टेरिटरीज थी ये फ्रांस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब जैसे आप इस तरह देख लें कि पैलेस्टाइन का इशू है, तमाम मुस्लिम सेंटिमेंट्स को एक तरह से वो जोड़ता भी, और इसीलिए तमाम लोग उसको, इसराइल को उस एक्शंस पे कंडेम भी करते हैं। कश्मीर ऑल दो एक टेरिटरी है, लेकिन पाकिस्तानी नेशनलिज्म कश्मीर से बहुत ज़्यादा अलाइन करता है, तो इसीलिए पाकिस्तान उस पॉइंट को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली उठाता भी है। तिब्बत को यही मसला है इसके इंडिया और चाइना के दरमियान, क्योंकि दोनों के नेशनलिज्म से वो चीज़ों का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। अब एक देखें, ऑक्यूपेशन ऑफ बॉस्निया हर्जोगोविना बाय ऑस्ट्रिया हुई तो ये ट्रीटी ऑफ बर्लिन के नतीजे में थी, लेकिन इन टेरिटरीज में ज़्यादातर सर्ब्स रहते थे और सर्ब्स अपने लिए कोई इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे। वो थक गए थे ग्लोबल एम्पायर्स के अंदर रहते रहते, क्योंकि पहले वो ऑटोमन्स के अंदर रहते थे, ट्रीटी ऑफ बर्लिन के बाद उन्हें जाके ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के अंदर रहना पड़ा। तो अपनी नेशनलिस्टिक एस्पिरेशंस को वो एक तरह से चैनल कर ही नहीं पा रहे थे, और यही एल्सेस एंड लॉरेन का केस है कि फ्रांस
रिजेंट करता था जर्मनी की इन टेरिटरीज की ऑक्यूपेशन को। ये मैप है, ये अल्सेस एंड लॉरेन है यहाँ पे आपका, और ये आपका मॉडर्न जर्मनी है। ये टेरिटरीज मेरे ख्याल से जो हैं इनका नाम फ्रेंच या किसी और ज़बान में लिखा हुआ है, स्पेनिश में। तो लेकिन ऑल दो ये जो रेड आपकी टेरिटरीज हैं, ये आपकी दो टेरिटरीज हैं, ये आपका फ्रांस है। इसी तरह ये बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इस तरह की टेरिटरीज हैं। और ये फ्रांस है, तो ये आपका जो है ब्रिटेन है। ये आपकी वो इंग्लिश चैनल है, ये ब्रिटेन है। इकोनॉमिक एंड इम्पीरियलिस्टिक राइवलरी। अब यहाँ पे नेहरू का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोट है, जवाहरलाल नेहरू। हैविंग कवर्ड द वर्ल्ड देयर वाज नोवेयर एल्स टू स्प्रेड। कि जो यूरोपियन पावर्स थी तमाम दुनिया को तो वो एक तरह से कॉलोनाइज कर चुकी थी। अफ्रीका, एशिया तो सारा कॉलोनाइज था। लैटिन अमेरिका, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका जो है वो बचा हुआ था, जिसमें कनाडा और अमेरिका थे। तो अब कोई जगह बची ही नहीं थी स्प्रेड करने की। सो द इंपीरियलिस्टिक पावर्स बिगिन ग्लेयरिंग एट ईच अदर एंड कॉवेटिंग ईच अदर्स पोजीशन। तो वो अब जब बचा ही कुछ नहीं तो वो एक दूसरे के पोजीशंस पे उन दोनों की नजर थी। तो इकोनॉमिक और इंपीरियलिस्टिक राइवलरी और राइवलरी फॉर ग्लोबल डोमिनेंस भी एग्जिस्ट करती थी। फिर जर्मन इंपीरियलिज्म इसी का शाखसाना है। और ये एक पॉइंट है विच बिस्मार्क की क्योंकि डेथ हो गई थी, तो उसके बाद एम्परर विलियम द सेकंड ने जो है वो थ्रोन ऑक्यूपाई की थी। और जर्मन इंपीरियलिज्म को जैसे हिटलर ने एक तरह से गलत नाजी पार्टी के थ्रू फिर उसमें बाद में चैनल किया, तो ये एम्परर विलियम द सेकंड है। यहाँ पे इन पॉलिटिकल लीडर्स की भी गलती है। और बिस्मार्क की ये कोटेशन है एम्परर विलियम द सेकंड, जो कि बेसिकली जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ लेकर गए थे। That young man will someday play his hand played the wrong way and at the wrong time and ruin his country. तो अब यहाँ पे इस चीज का मकसद यहाँ पे है कि उन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उस पॉइंट पे उनकी जो फॉलीज हैं उन्हें एक तरह से हाईलाइट करना। ट्रबल्ड इन बाल्कन्स। अब बाल्कन में आप देखें कि ट्रबल ट्रीटी ऑफ बर्लिन के बाद ख़त्म नहीं होता, क्योंकि नेशनलिस्टिक एस्पिरेशन जो मुख्तलिफ बाल्कन स्टेट्स की थी उन्हें हर किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। ऑटोमन एम्पायर के पास कुछ टेरिटरीज रहती हैं, जिसके नतीजे में हमें फर्स्ट बाल्कन वॉर नजर आती है। फर्स्ट बाल्कन वॉर एक कोलेशन था इन स्टेट्स का, और ये तमाम स्टेट्स ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ी थी। और ये बाल्कन स्टेट्स ने ये फर्स्ट बाल्कन वॉर जीती थी और ऑटोमन एम्पायर को डिफीट किया था। तो बाल्कन जो एरिया इन्होंने एक तरह से आज़ाद करवाया था उसकी फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुई, जिस डिस्ट्रीब्यूशन से ये तमाम कुछ इनमें स्टेट्स मजीद खाइफ हो गई। तो सेकेंड बाल्कन वॉर जो थी इनकी आपस में थी, जिसमें बल्गेरिया वॉज डिससेटिस्फाइड विद द आउटकम ऑफ द वॉर एंड टर्न्ड अगेंस्ट इट्स फॉर्मर फॉलीज ग्रीस एंड सर्बिया। तो बल्गेरिया लड़ा ग्रीस और सर्बिया के खिलाफ, और सेकेंड बाल्कन वॉर खत्म हुई ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट पे। एंड डिड द सेकेंड लेफ्ट लिंगरिंग टेंशंस एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। तो इसमें टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स फिर मजीद रहे। मतलब बाल्कन स्टेट्स एक तरह से खुश नहीं थी उन टेरिटोरियल या पॉलिटिकल सेटलमेंट्स के बाद, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ बर्लिन के बाद भी, फर्स्ट बाल्कन वॉर के बाद भी, सेकेंड बाल्कन वॉर के बाद भी। और लास्टली फिर हमें जो इसकी अब हम बिल्कुल उन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं कि जिसने कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया था। ट्रीटी ऑफ बर्लिन ने ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर को बॉस्निया हर्जेगोविना दे दिया। उससे सर्बिया रिजेंट उस चीज़ को किया, और तमाम स्लैब्स जो एक एथनिसिटी है वो सर्बिया की लीडरशिप में एक तरह से इकट्ठे हो गए, और वो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर का जो इंपीरियलिज्म था उसको रिजेंट करने लगे। अब वॉर कब शुरू होती है? द असैसिनेशन ऑफ आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, हु वाज द हेयर टू द ऑस्ट्रियो हंगेरियन थ्रोन। और इसको मारा किसने था? गैवरीलो प्रिंसिप। ये एक सर्बियन नेशनल था और एक ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन थी उसका मेंबर था, जो कि सर्बियन नेशनलिज्म को प्रमोट करती। तो यहां से वॉर शुरू हुई। ऑस्ट्रिया हंगेरिया ने इन्वेड किया फिर सर्बिया के अंदर, और फिर ये चेन इवेंट शुरू होते गए। रशिया इन्वॉल्व हुआ, फ्रांस इन्वॉल्व हुआ, ब्रिटेन इन्वॉल्व हुआ, और फिर ये जंगें इनकी कॉलोनीज तक फैल गई। लेकिन जो पॉइंट जिस पे शुरू होती है वो ये है,
वाई ब्रिटेन ज्वाइंड द वॉर, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंग्लैंड ज्वाइंड द वर्ल्ड वॉर टू मेंटेन बेल्जियन न्यूट्रलिटी। अब एक चीज़ ये देखें, यहाँ पे श्लिफन प्लान जो है इसका जिक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1839 की ट्रीटी के बाद ना ब्रिटेन ने वाव किया था कि वो बेल्जियम या नेदरलैंड्स इनकी जो न्यूट्रलिटी है या फिर इनके फ्रंटियर्स को वो प्रोटेक्ट करेगा, तो ब्रिटेन वाज बाउंड बाय दैट ट्रीटी। अब हुआ क्या, वॉर शुरू होती है। जर्मनी एक तरफ है, फ्रांस और रशिया। अब ये मैं आपको श्लिफन प्लान बता रहा हूँ कि इसका फेलियर, यहाँ पे जर्मनी की थोड़ी बहुत गलती थी। अब जर्मनी ने क्या सोचा कि रशियन ट्रूप्स आते आते 6 हफ्ते लग जाएंगे, जी सॉरी 6 हफ्ते लग जाएंगे रशियन ट्रूप्स आते आते। तो इतने में वो क्या करते हैं, वो पहले फ्रांस को डेसिमेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो रशिया की तरफ मूव करेंगे। लेकिन फ्रांस तरफ जाने के लिए, जैसे अगर ये जर्मनी है और ये फ्रांस है, बेल्जियम बड़ी छोटी सी स्टेट है तो इन्हें बीच में से बेल्जियम से गुजरना पड़ा। अब जब उन्होंने बेल्जियम को डेसिमेट करना शुरू किया तो वहां पे ब्रिटेन इन्वॉल्व हुआ, वहां पे ब्रिटेन इन्वॉल्व हो गया और ब्रिटेन और फ्रांस इकट्ठे जर्मनी पे अटैक हो गया। England joined the World War I to maintain Belgian neutrality. It was a cardinal principle of the British foreign policy that no power should occupy Belgium and Netherlands. तो ये जो श्लिफन प्लान था जर्मनी का, ये हमें एक तरह से फेल करता हुआ नजर आता है और ब्रिटेन ने इसी वजह से वॉर ज्वाइन की थी। सेकेंडली, Britain was drawn out of its policy of splendid isolation due to German aggression. Last lecture was all about it, this thing. और ये एक वो system of secret alliance है कि under the naval agreement of 1912 with France, Britain was committed to the aid of France and protection of French coast while the French patrolled the Mediterranean. क्योंकि ब्रिटेन ने अपनी नेवी नॉर्थ सी की तरफ शिफ्ट कर दी थी और मेडिटेरेनियन में उसने कहा था कि पुलिसिंग की जिम्मेदारी फ्रांस की है, ताकि ये दोनों स्टेट्स जर्मन इंपीरियलिज्म को या फिर जर्मनी को एक तरह से चेक में रख सकें। तो जब फ्रांस पे हमला हो रहा था तो ब्रिटेन वाज बाउंड टू हेल्प फ्रांस। इफेक्ट्स ऑफ वॉर ऑन ब्रिटेन, इसमें हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में चेंजेस हमारे सामने आती हैं, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और टर्की जो मॉडर्न जिसे हम कहते हैं वो आती हैं। तो ऑटोमन एम्पायर की जो टेरिटरीज थी वो मिडिल ईस्ट सारा ऑटोमन एम्पायर की सारी टेरिटरीज थी। तो साइक्स पिकेट एग्रीमेंट हमें वहाँ पे नज़र आता है, जो वहाँ पे मिडिल ईस्ट में जो टेरिटरीज थी उन्हें एक तरह से बांटा गया, जिसमें इराक, ट्रांस जॉर्डन एंड पैलेस्टाइन केम अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। अब यहीं पे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में जब पैलेस्टाइन आता है, तो अगर आप लोगों ने बैल्फोर डिक्लेरेशन नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना, यहाँ पे हमें बैल्फोर डिक्लेरेशन भी नज़र आती है और फॉर्मेशन ऑफ जूविश स्टेट। फिर साइक्स पिकेट एग्रीमेंट, बेसिकली मिडिल ईस्ट में टेरिटरीज आपस में बांटी गई। डिमांड फॉर रिफॉर्म्स, इंग्लैंड में डिमांड बहुत बड़ी रिफॉर्म्स के अंदर। लेबर पार्टी का राइज हमें फिर यहाँ पे नज़र आता है। रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1918 का यहाँ पे नज़र आता है। नोट्स इसके प्रोवाइडेड ऑलरेडी हैं आपको 1832 का, जब हमने रिफॉर्म एक्ट पढ़ा था उसके साथ। फिर हमें एक चीज़ का पता है कि 1917 के अंदर रशिया में कम्युनिज्म आ जाता था। रशिया वॉर से उसी दौरान विड्रॉ कर लेता है और रशिया अपना इंपीरियलिज्म, अपनी एक्सपेंशन, पॉलिटिकल एक्सपेंशन शुरू कर देता है, जिसमें वो बाद में ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को आय करता है। तो ब्रिटेन एक तरह से कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी से भी थ्रेटन फील करता है। और फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी के ऊपर सारा एक तरह से, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद साइन हुई थी और इसमें वॉर का इंटायर ब्लेम जर्मनी पे शिफ्ट किया गया और उसको फॉरबिड किया गया दैट जर्मनी वुडंट पोजेस एनी हैवी आर्टिलरी, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स। एक तरह से डीमिलिटराइजेशन की गई जर्मनी की। फिर इसी तरह से ह्यूमन लॉसेस बहुत ज़्यादा थे, अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख ब्रिटिश फोर्सेस लॉस्ट देयर लाइव्स। और फिर मेंटल फिजिकल ट्रामा एक अलग है। इकोनॉमिक स्लम्प बहुत ज़्यादा आया ब्रिटेन में, क्योंकि वॉर के अंदर इंडस्ट्री वॉर एफर्ट की तरफ बिल्कुल फोकस्ड होती है।
जैसे ही आपकी वॉर ख़त्म हो जाती है तो उन चीज़ों की डिमांड भी ख़त्म हो जाती है। तो आपको इंडस्ट्रीज को सिविक प्रोडक्शन की तरफ जब शिफ्ट करना पड़ता है तो वो बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। फिर वॉर में गवर्नमेंट्स पैसा बहुत प्रिंट करती हैं, और एक मॉडर्न इकोनॉमिक प्रिंसिपल ये है कि जितना ज़्यादा गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करती है उतनी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा फिर उस एरा में पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है। फिर इसके बाद क्यों शुक द ग्लोबल इमेज ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन इस पॉइंट पे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था कि वो अपनी कॉलोनीज और अपना ग्लोबल डोमिनेंस उस तरह से मेंटेन नहीं करता सकता था। और इसी पॉइंट के ऊपर हमें यूनाइटेड स्टेट्स की इमरजेंस नज़र आती है एक ग्लोबल पावर के ऊपर, जो आज तक कंटिन्यू कर रही है। The United States and other countries emerge as major players on the world stage in the British empires, और यहाँ पे ग्लोबल इमेज अगर डिक्लाइन हुआ तो डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ। ब्रिटेन को समझ आ गया कि सूनर और लेटर शी हैड टू डीकॉलोनाइज द टेरिटरीज दैट इट हैज पोसेस्ड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन हमने देखा, और हमने इसमें जाके एक तरह से देखा कि इफेक्ट्स क्या थे वॉर के ब्रिटेन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लीग ऑफ नेशंस के ऊपर पढ़ेंगे, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही जो कि कायम हुई थी। सो काइंडली पास्ट पेपर का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ऑल दो मैं रेफरेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर आपको वो कम लगते हैं, एफर्ट हमेशा डालनी चाहिए। अगर आपको वो कम लगते हैं तो आप काइंडली रेफरेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपके आंसर को डिस्टिंक्ट बनाते हैं बाकी 10,000 20,000 पेपर से। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।